दोस्तों, आज की इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। और सच कहूं तो लोग इस पर इतनी गहराई से ध्यान भी नहीं देते हैं अमूमन। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण के लिए हमारे पास फैशन स्टडीज की दुनिया से कुछ बेहद रोचक दस्तावेज हैं। खासकर हम इसके चैप्टर 3.3 के नोट्स पर फोकस करेंगे, जिसका मुख्य विषय मेंसवेयर यानी मर्दों का पहनावा है। हाँ, और इस डीप डाइव का मुख्य मकसद एक बहुत ही पुराने भ्रम को तोड़ना है। सदियों से एक धारणा चली आ रही है कि फैशन, स्टाइलिंग और कपड़ों पर ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शौक है। सही कहा। लेकिन आज हम समझेंगे कि मर्दों का पहनावा इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के आधुनिक दौर में कैसे विकसित हुआ है, इसकी अलग अलग श्रेणियां क्या हैं और भारतीय बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है इस मामले में। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का एक जरिया नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कपड़े समाज की सोच, इतिहास और कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस के बदलते नियमों का एक बहुत सटीक आईना होते हैं। मतलब एक व्यक्ति क्या पहनता है वो बिना बोले ही बहुत कुछ कह देता है उसके बारे में। एकदम सही। वो किस रंग या डिजाइन को चुनता है, ये उसके व्यक्तित्व, उसकी सामाजिक स्थिति और यहाँ तक कि उसके पेशे को दर्शाता है। फैशन अपने आप में एक पूरी भाषा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक आम गलतफहमी पर अगर हम बात करें जो हमेशा सुनने को मिलती है कि महिलाएं फैशनेबल होती हैं और पुरुष नहीं। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो ये धारणा आई कहाँ से? मैं जब नोट्स पढ़ रहा था तो एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया कि इसका कनेक्शन पेशों यानी प्रोफेशंस की सीरियसनेस से जुड़ा हुआ था। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो समाज ने पेशों को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहले बैंकिंग, मेडिसिन या लॉ जैसे क्षेत्रों को गंभीर पेशा माना जाता था, जिसमें लोग सूट बूट पहनकर जाते थे एकदम संजीदा दिखने के लिए। बिल्कुल। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो विश्वसनीय दिखें, जिसके लिए उन्हें शांत और एक जैसे कपड़े पहनने होते थे। वहीं दूसरी तरफ एडवर्टाइजिंग, थिएटर या कला से जुड़े पेशों को क्रिएटिव माना जाता था। तो समाज में ये सोच बन गई कि जो लोग गंभीर पेशों में हैं वो अपने लुक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, और जो लोग कपड़ों के नए स्टाइल्स पहनते हैं वो शायद अपने काम में उतनी संजीदा या सीरियस नहीं होते। ये सोच सच में हैरान करने वाली है कि कपड़ों को सीधा विश्वसनीयता से जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब 20वीं सदी तक मर्दों के फैशन में कोई खास बदलाव ही नहीं आया होगा। सही अंदाजा है आपका। 20वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी देशों में एक आम मर्द के पास फैशन के नाम पर बहुत ही सीमित विकल्प थे। उनके पास कुछ डार्क सूट्स होते थे। बस डार्क सूट्स? हाँ, डार्क सूट्स। और उन्हें वो मैचिंग वेस्ट कोट के साथ पहनते थे। साथ में कुछ क्रिस्प सफेद शर्टें और गिने चुने गहरे रंगों वाली टाई। बस यही उनका पूरा दायरा था। मतलब उन्हें लगता होगा कि इससे ज्यादा कुछ कलरफुल पहनना उनकी मर्दानगी या प्रोफेशनल छवि के खिलाफ है। बिल्कुल। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। अच्छा, युद्ध के बाद के दौर में लोगों की सोच में ऐसा क्या नयापन आया जिसने फैशन को ही बदल दिया? देखिए, युद्ध के बाद जब लोग वापस अपने घरों को लौटे तो वो शांति से जीना चाहते थे। कड़ी मेहनत और तनाव के बाद लोगों ने आराम को अहमियत देना शुरू किया। काम के घंटे भी शायद कम हो गए थे उस वक्त। हाँ, काम के घंटे कम हुए। परिवार के साथ वक्त बिताने और छुट्टियां मनाने के लिए लोगों के पास ज्यादा समय आने लगा। इस नए आरामदायक जीवन शैली की वजह से ऐसे कपड़ों की जरूरत महसूस हुई जो फॉर्मल सूट की तरह सख्त न हो। और यहीं से शायद स्पोर्ट्स और लेजर वेयर की शुरुआत हुई। एकदम, जो आगे चलकर रोजमर्रा के फैशन का एक बड़ा हिस्सा बन गए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि संगीत ने भी फैशन को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया। जो रिसर्च हम देख रहे थे उसमें 1960 के दशक के म्यूजिक बैंड्स का बड़ा खास जिक्र है। ओह, 60s के म्यूजिक बैंड्स का फैशन पर बहुत बड़ा असर था। जैसे द बीटल्स, द रोलिंग स्टोन्स और द डॉज। इन्होंने सिर्फ संगीत नहीं बदला बल्कि पहनावे के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। हाँ, और इस दौर को मेंसवेयर के इतिहास में एक क्रांति माना जाता है। इन संगीतकारों ने डार्क सूट्स में बंधने से पूरी तरह इनकार कर दिया। वो ब्राइट कलर्स, नए पैटर्न्स और अलग आकार के कपड़े पहनने लगे। और इनका प्रभाव इतना था कि आम लोग, खासकर युवा, उनकी तरह दिखना चाहते थे।
कोई भी अपने दादा या पिता की तरह वो बोरिंग कॉर्पोरेट सूट नहीं पहनना चाहता था। सही कहा। पहनावे में विविधता और नए एक्सपेरिमेंट्स की मांग अचानक से बढ़ गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फैशन एक चक्र की तरह घूमता है। हाँ, 1970 और 80s के दशक आते आते एक बार फिर से कॉर्पोरेट लुक वापस आने लगा था। बिल्कुल। ये वो वक्त था जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी सेक्टर और बैंकिंग का विस्तार हो रहा था। इस नए कॉर्पोरेट माहौल में हर कर्मचारी से उम्मीद की जाती थी कि वो एक बेहद पेशेवर तरीके से दिखे। तो फॉर्मल सूट और नेकटाई का चलन फिर से बढ़ गया। इसे एक तरह से पावर ड्रेसिंग कहा जाने लगा था ना। हाँ, पावर ड्रेसिंग, जहाँ कपड़े व्यक्ति के ओहदे और उसकी सफलता को दर्शाते थे। लेकिन फैशन रुकता नहीं है। लेट 1980s में अमेरिका में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसे फ्राइडे ड्रेसिंग कहा गया। फ्राइडे ड्रेसिंग मतलब हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे पर सूट टाई छोड़कर थोड़े कैजुअल कपड़े पहनने की आज़ादी। ये सुनने में छोटा बदलाव लगता है, पर इसने कॉर्पोरेट कल्चर के सख्त नियमों को ढीला कर दिया। धीरे धीरे इसने पूरे हफ्ते के वर्कवेयर को प्रभावित किया और बिजनेस कैजुअल पैदा हो गया। और जब कैजुअल पहनावे की बात हो ही रही है, तो इस चर्चा में डेनिम जीन्स का जिक्र तो आना ही चाहिए। मैंने नोट्स में पढ़ा कि जीन्स असल में फैशन के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के लिए बनाई गई थी। हाँ, ये फैशन के विकास का सबसे क्लासिक उदाहरण है मेरी समझ से। 1850 के दशक में कैलिफोर्निया में जब सोने की खदानों यानी गोल्ड माइंस में काम चल रहा था, तो मजदूरों को मजबूत कपड़े चाहिए थे। क्योंकि रेगुलर कपड़े खदानों की धूल और मिट्टी में तुरंत फट जाते होंगे। एग्जैक्टली। इस जरूरत को पूरा करने के लिए डेनिम फैब्रिक और मजबूत रिवेट्स यानी मेटल के छोटे बटन्स का इस्तेमाल करके जीन्स बनाई गई। ये पूरी तरह से वर्कवेयर था। और आज देखिए, वही रफ एंड टफ जीन्स आज दुनिया भर में हर उम्र के लोगों का पसंदीदा स्टाइल बन चुका है। खैर, इस इतिहास को समझने के बाद अगर हम आज के फैशन को देखें तो मर्दों के कपड़ों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। सही कहा। इन्हें मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी है कैजुअल वेयर, जिसमें टी शर्ट, जीन्स और कार्गो पैंट्स आते हैं, जो लोग आराम के वक्त पहनते हैं। हाँ, दूसरी श्रेणी है स्पोर्ट्स वेयर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वो कपड़े आते हैं जो खेलते या खेल देखते वक्त पहने जाते हैं, जैसे ट्रैक पैंट्स। लेकिन लोग इन्हें आम दिनों में भी पहनते हैं, जिसे आजकल एथलीजर कहते हैं। ठीक है। और तीसरी श्रेणी है एक्टिव स्पोर्ट्सवेयर। ये बिल्कुल अलग है क्योंकि ये किसी खास खेल के लिए ही बने होते हैं, जैसे स्विमिंग के लिए वेट सूट्स या स्कूबा डाइविंग और स्की जैकेट्स। इन्हें सड़क पर नहीं पहना जा सकता। और बची हुई 2 श्रेणियां कौन सी हैं? चौथी है आउटरवेयर, जो बाहर जाते वक्त दूसरे कपड़ों के ऊपर पहने जाते हैं, जैसे ओवरकोट्स, लेदर जैकेट्स और रेनकोट्स। और आखिरी यानी 5वीं श्रेणी है फॉर्मल वेयर, जिसमें दफ्तर या बिजनेस मीटिंग्स में पहने वाले कपड़े आते हैं, जैसे वेस्टर्न सूट या भारतीय संदर्भ में एक अच्छी सिलाई वाली शेरवानी। बिल्कुल सही। यहाँ एक और मजेदार बात है कि आजकल भारतीय और पश्चिमी पहनावे के बीच की लकीरें धुंधली होती जा रही हैं। जोधपुर पैंट्स और नेहरू जैकेट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये दोनों ट्रेडिशनल श्रेणी में आते हैं, लेकिन आजकल लोग इन्हें वेस्टर्न फॉर्मल सेटिंग में भी पूरी शान से पहनते हैं। ये फैशन का एक नया फ्यूजन है। चलिए, अब उस पहनावे पर आते हैं जो हर मर्द की अलमारी का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है, क्लासिक शर्ट। क्लासिक शर्ट। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो एक शर्ट को सिर्फ इसलिए डिजाइन नहीं किया जाता कि वो शरीर को ढक ले। उसकी पूरी संरचना, सिलाई और कटिंग इस तरह तय की जाती है कि वो पहनने वाले की गर्दन, कंधों, सीने और बाइसेप्स को सही आकार दे। ये बहुत दिलचस्प है कि शर्ट के पीछे इतनी इंजीनियरिंग होती है, लेकिन कई बार खरीदते वक्त कुछ टेक्निकल टर्म सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एपॉलेट्स क्या होते हैं? एपॉलेट्स दरअसल कंधे पर लगे वो बटन वाले फ्लैप्स होते हैं जो आपने मिलिट्री या सफारी शर्ट्स में देखे होंगे। इनका काम होता है कंधों को थोड़ा चौड़ा दिखाना। और कॉलर के बारे में भी दस्तावेज में काफी कुछ था। हाँ, कॉलर शर्ट का सबसे विजुअल हिस्सा है। जैसे बैंड कॉलर एक क्लीन लुक देता है, विंग कॉलर खासकर टक्सीडो के साथ पहना जाता है, और बटन डाउन कॉलर प्रेपी लुक देता है। और एक टर्म था फ्रंट प्लैकेट, वो क्या होता है? फ्रंट प्लैकेट शर्ट के आगे का वो लंबा डबल लेयर्ड पट्टी वाला हिस्सा होता है जहां बटन्स और बटन होल्स होते हैं। ये शर्ट के फ्रंट को स्ट्रक्चर देता है ताकि वो सिकुड़े नहीं। वाह, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम शर्ट के प्रकारों की बात करें तो अलग अलग मौकों के लिए कैसी शर्ट्स होती हैं? जैसे ड्रेस शर्ट जो हल्के रंग की होती है और सूट्स के साथ पहनी जाती है। फिर आती है ऑक्सफर्ड शर्ट, जिसका कपड़ा थोड़ा टेक्सचर्ड होता है और क्रिस्प फॉर्मल लुक देता है। ये पेस्टल रंगों में आती है।
और छुट्टियों के लिए वो हवाईयन शर्ट? बिल्कुल। हवाईयन शर्ट में बड़े पत्तों या ट्रॉपिकल प्रिंट्स होते हैं, चमकीले रंग होते हैं और फिट लूज होता है। और कैजुअल वेयर में टी शर्ट तो है ही, बिना कॉलर की हल्की निट फैब्रिक से बनी हुई। तो अगर शर्ट की संरचना इतनी कॉम्प्लेक्स है तो बॉटम वेयर यानी ट्राउजर्स के पीछे भी ऐसी कहानी होगी। इसे कैसे डिफाइन करते हैं हम? ट्राउजर्स के कई आकार होते हैं, जैसे स्ट्रेट लेग, फ्लेयर्ड या पेग्ड। स्ट्रेट लेग आरामदायक फिट देते हैं, फ्लेयर्ड नीचे से चौड़े हो जाते हैं, जो 70s का ट्रेंड था। और पेग्ड ट्राउजर्स? पेग्ड वो होते हैं जो हिप्स के पास खुलें और टखने यानी एंकल के पास आते आते नैरो हो जाते हैं। इसके अलावा पैंट का अगला हिस्सा एकदम फ्लैट हो सकता है, जिसे फ्लैट फ्रंट कहते हैं, या उसमें प्लीट्स यानी चुन्नतें हो सकती हैं जो बैठने में आराम देती हैं, राइट? हाँ, और कैजुअल में डेनिम के अलावा चीनो फैब्रिक को काफी पसंद किया जाता है। एक वर्ड और था नोट्स में, वेल्ट पॉकेट्स। अक्सर फॉर्मल पैंट्स में इसका जिक्र होता है। जब आप कोई अच्छी क्वालिटी के ऊन यानी वूल से बनी फॉर्मल ट्राउजर देखते हैं तो जेब की थैली पैंट के अंदर सिली होती है और बाहर से सिर्फ एक पतली सी पट्टी या स्लिट दिखती है। इसे वेल्ट पॉकेट कहते हैं। ये स्लीक लुक देती है। और इसकी ठीक उलट कार्गो पैंट्स होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी पैच पॉकेट्स होती हैं बाहर की तरफ। हाँ, क्योंकि कार्गो पैंट्स मिलिट्री यूनिफॉर्म से प्रेरित हैं। उनका मकसद बहुत सारा सामान रखना होता है। मिलिट्री से याद आया, मैं शॉर्ट्स के इतिहास के बारे में पढ़ रहा था। ये शॉर्ट्स जो आज गर्मियों में हर कोई पहनता है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये चर्चा का बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। असल में इनका आविष्कार यूरोप में हुआ था और इन्हें मिलिट्री के जवानों के लिए बनाया गया था। सेना के लिए? पर क्यों? जब यूरोपीय सेनाएं ट्रॉपिकल यानी बेहद गर्म इलाकों में तैनात होती थीं, तो वहां की भयंकर गर्मी में फुल लेंथ पैंट्स में बहुत परेशानी होती थी। ठंडक और आसानी से मूवमेंट के लिए ये आरामदायक शॉर्ट्स बनाए गए। तो मिलिट्री का ये पहनावा आम लोगों तक कैसे पहुंचा? धीरे धीरे लोग इसे गर्मियों में कैजुअल वेयर के रूप में पहनने लगे। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के बोर्डिंग स्कूल्स ने इसे बच्चों की यूनिफॉर्म बना दिया ताकि वो आसानी से खेल सकें। और आजकल शॉर्ट्स के भी कई प्रकार होते हैं। बिल्कुल, जैसे टेनिस शॉर्ट्स जो घुटनों से थोड़े ऊपर होते हैं मूवमेंट के लिए, रनिंग शॉर्ट्स जो हल्के कपड़े से बनते हैं, बर्म्यूडा शॉर्ट्स जो ठीक घुटने तक आते हैं, और सफारी या कार्गो शॉर्ट्स जिनमें 4 से ज्यादा जेब होती हैं कैंपिंग के लिए। अब जब पहनावे के इतने पहलुओं पर बात हो गई है तो मेंसवेयर के सबसे क्लासिक पहनावे को कैसे छोड़ सकते हैं, यानी सूट? सूट सच में मेंसवेयर का पिनेकल है। अधिकतर ये 2 पीस होता है यानी पैंट और जैकेट, और अगर इसमें मैचिंग वेस्ट कोट जोड़ दिया जाए तो ये 3 पीस सूट बन जाता है, जैसे खास औपचारिक मौकों पर पहना जाता है। और एक टक्सीडो भी होता है ना इवनिंग वेयर के लिए? हाँ, टक्सीडो इवनिंग वेयर के लिए होता है। सूट की खासियत यह है कि इसे स्टाइल कैसे किया जाता है। टाई और ड्रेस शॉर्ट के साथ ये एग्जीक्यूटिव लुक देता है, पर उसी जैकेट को टी शर्ट के साथ पहन लो तो स्पोर्टी और कैजुअल लुक बन जाता है। सूट में सिंगल ब्रेस्टेड और डबल ब्रेस्टेड में मुख्य अंतर क्या होता है? सिंगल ब्रेस्टेड में जैकेट का अगला हिस्सा थोड़ा सा मिलता है और एक लाइन में बटन्स होते हैं। ये वर्सेटाइल होता है। डबल ब्रेस्टेड में जैकेट का अगला हिस्सा ओवरलैप करता है और बटन्स की 2 लाइंस होती हैं। ये चेस्ट को चौड़ा दिखाता है। ये सब जानकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मर्दों के कपड़ों में रंग और पैटर्न्स कैसे चुने जाते हैं? समाज ने ये कैसे तय किया कि क्या मर्दाना है और क्या नहीं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सच में। फैशन साइकोलॉजी में देखें तो रंग जेंडर्ड होते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि पुरुषों के कपड़ों में कूल रंगों को तरजीह दी जाती है, जैसे नीला और हरा। और न्यूट्रल रंग जैसे ग्रे या ब्राउन को मर्दाना माना जाता है। बिल्कुल, इन्हें पेशेवर छवि से जोड़ा गया है। वहीं चमकीले और गर्म रंगों को महिलाओं के फैशन से जोड़ा जाता रहा है। पैटर्न्स में भी धारियां और चेक्स पुरुषों के लिए और फ्लोरल प्रिंट्स महिलाओं के लिए माने जाते थे। हालांकि आज की जनरेशन इन नियमों को तोड़ रही है। कपड़ों की चुनौती सिर्फ रंग तक तो सीमित नहीं है, कपड़ा यानी फैब्रिक भी तो बदल जाए। टेक्नोलॉजी ने फैशन इंडस्ट्री को बदल दिया है। पहले मेंसवेयर के कपड़े नॉन स्ट्रेचेबल होते थे, लेकिन अब ऐसे ब्लेंड्स आ गए हैं जो हल्के हैं और जिनमें 4-वे स्ट्रेच होता है। और रिंकल फ्री फैब्रिक्स भी आ गए हैं जिनमें आयरन करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, स्टेन रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ फैब्रिक्स भी आम हो गए हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में ये परफॉर्मेंस फैब्रिक्स बहुत जरूरी हो गए हैं। ये सारे ग्लोबल ट्रेंड्स तो हमने समझ लिए, लेकिन भारतीय बाजार में क्या हलचल हैं? पिछले कुछ दशकों में भारतीय मेंसवेयर मार्केट काफी बड़ा हो गया है। अगर भारतीय बाजार का विश्लेषण किया जाए
तो तस्वीर तेजी से बदली है। पहले लोग दर्जी से कपड़े सिलवाना पसंद करते थे, पर आज रेडी टू वेयर ब्रांडेड कपड़ों की मांग बढ़ गई है। और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी हो रहा है। बिल्कुल, लोगों की आमदनी बढ़ने से बाजार का विस्तार हुआ है। आज के बाजार में मुख्य खिलाड़ी हैं मधुरा फैशन, अरविंद लिमिटेड, रेमंड, प्रोवोग और इंडियन टेरेन। इन्होंने भारतीय ग्राहकों की बॉडी टाइप और मौसम को समझा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें, तो पुरुषों का पहनावा, जो कभी सिर्फ एक जरूरत थी, आज म्यूजिक, कॉर्पोरेट कल्चर और टेक्नोलॉजी का मिश्रण बन चुका है। ये जानकारी सुनने वालों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि कपड़े एक बिना आवाज की भाषा है। हम अपना पहनावा कैसे चुनते हैं, ये हमारी पेशेवर और निजी जिंदगी पर असर डालता है। चर्चा के अंत में एक ऐसे सवाल पर विचार करते हैं जो आने वाले कल से जुड़ा है। जब वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल रियलिटी का चलन और बढ़ जाएगा, तो क्या ये पारंपरिक फॉर्मल सूट पूरी तरह से गायब हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या अगले 50 सालों में सूट सिर्फ किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा और लोग वर्चुअल मीटिंग्स में सिर्फ डिजिटल क्लोथ्स पहनेंगे? ये एक ऐसी कल्पना है जिस पर आप सभी को विचार करने की जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा में अब इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए अलविदा।